सो नाउ विल मूव फर्दर। लास्ट लेक्चर में हमने देखे 1 मार्क के एमसीक्यूज, बहुत सारा चीज बताया कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लेक्चर में भी सेम डिस्कस करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा देखते हैं, ठीक है। तो चलो टेक आउट योर क्वेश्चन बैंक एंड आई एम डूइंग अ वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो सबसे पहले वाला है डिफाइन सरफेस फिल्म, कोहेसिव फोर्स क्या है, वो तो सारे बेसिक चीजें जो आपको मिल जाएगी ओके टेक्स्ट बुक में। What will be the shape of liquid meniscus for an obtuse angle of contact? It has to be convex. इसका आंसर आएगा convex। क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट है कि obtuse angle of contact, ओके जिस लिक्विड का obtuse angle of contact है उसका शेप क्या रहता है, इट हैज कॉन्वेक्स। मेनिस्कस का जो शेप रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, तो वहां पे आप कॉन्वेक्स वर्ड लिखोगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। What is the net weight of a body when it is falling with terminal velocity through a viscous medium? बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का यही फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि कोई भी बॉडी, अगर मैं एक लंबा जार लेता हूं ओके और उस जार में मैंने अगर ग्लिसरीन ले लिया, इस जार में अगर मैंने ग्लिसरीन ले लिया और इसमें छोटा सा एक बॉडी डाल दिया, ये बॉडी नीचे जाते और कुछ पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके स्टार्टिंग जैसे मैंने इस छोटे से बॉल को छोड़ दिया, एकदम छोटा बॉल बेरिंग वाला बॉल ले लो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, पर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके ये जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलता है, इस बॉल पे नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, मतलब डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स आर बैलेंसिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वो टर्मिनल वेलोसिटी का फंडा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉडी का वेट कितना होता है, तो आंसर है 0 होगा। एब्सोल्यूट वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट बैलेंस, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव्स पैरेलल टू द अनदर प्लेट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब भी ये प्लेट एरिया वाला क्वेश्चन आएगा ना, समझ जाने का बच्चों कि ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन पढ़ के फटाक से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक स्क्वायर प्लेट है, उसका एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो दूसरे प्लेट पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, मूव हो रहा है, ओके विद अ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने इसको डीवी लिख दिया जानबूझ के। और बोथ प्लेट्स आर इमर्स्ड इन वाटर, दोनों प्लेट को पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो दोनों के बीच में जो विस्कस फोर्स डेवलप हुआ वो हो गया 200 डाइन, ओके एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है 0.01 पॉइंट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, थिकनेस फाइंड करना है। मतलब एक प्लेट पे दूसरा प्लेट ना, उसके बीच में का थिकनेस पूछा है। तो जैसे अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना, आप सच्ची बोलते, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियरली बोला था कि एक लेयर दूसरे लेयर पे जो फोर्स लगाता है, एक एरिया दूसरे एरिया पे जो फोर्स लगाता है, हमेशा थिंक अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सारे आंसर इधर से आ जाएंगे। तो वो सारी चीजें दे दी उसने, डायरेक्टली दे दी, कुछ नहीं रखा। देखना एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी एक लेयर पे वो, मतलब एक एरिया पे दूसरी, एक प्लेट पे दूसरी प्लेट मूव हो रही है, ये वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोनों के बीच में विस्कस फोर्स कितना बन रहा है, 200 टाइम, क्योंकि दोनों को पानी में डाल दिया, तो दोनों के बीच में विस्कस फोर्स इतना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का दिया हुआ है 0.01 पॉइंट्स। तो ये सारी चीजें सीजीएस में दी है और हमें थिकनेस पूछा है। तो जब भी थिकनेस पूछेगा या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर पूछेगा, मतलब अपने को डीएक्स पूछ रहा है। तो बच्चों याद रखो, ये फटाक से कैलकुलेट होगा। तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ईटा a dv बाय f। ईटा की वैल्यू 0.01, एरिया की वैल्यू 100, सारा सेंटीमीटर में तो टेंशन नहीं, dv की वैल्यू 10 है,
और फोर्स कितना लग रहा है 200। तो भाई चलो ये 1 हो गया, ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 1/20 आएगा। तो dx का आंसर 1/20 मतलब 0.05 एंड दैट विल बी इन सेंटीमीटर। चेक कर सकते हैं आंसर 0.05 सेंटीमीटर 1/20। इजी फॉर्मूला मिल गया, फटाक से सॉल्व हो सकता है। गो फॉर द नेक्स्ट वन, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर। फिर से लेयर वाला क्वेश्चन है, दो लेयर के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे ही ऐसे आएगा तो dv लिख देने का भाई। दो लेयर के बीच का वेलोसिटी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। और उन दोनों के बीच में, दो लेयर के बीच में का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर। इजी है कि नहीं? दो लेयर dv, ओके, एक दो लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोनों मूव हो रहे हैं तो दोनों के बीच में का रिलेटिव वेलोसिटी dv दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1। हमें पूछा वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोई भी फाइंड कर लेगा, dv/dx पूछ लिया। यूनिट चेंज करने का जरूरत है क्या बताओ? ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये भी सेंटीमीटर है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, दोनों सीजीएस में ही है। तो 8/0.1 सिंपली आप इसको 80 पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हो। चेक करो आंसर क्या है, देखो 80 पर सेकेंड आंसर है। Easy. Let us go for the next one. Water rises to a height 20 mm in a capillary tube. फिर से कैपिलरी का आंसर है, और इस बार आप लोग लास्ट लेक्चर में भी इसका आंसर आया था। देखो कौन से इस पे 20 मिलीमीटर पे राइज हुआ वाटर, ठीक है, वाटर राइजेस 20 मिलीमीटर कैपिलरी में। रेडियस इज नाउ मेड 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अभी रेडियस को 1/3 कर दिया, आयो रेडियस को क्या कर दिया 1/3 कर दिया। तो अभी बोल रहा है रेडियस को 1/3 करने के बाद अभी कौन से हाइट पे जाएगा बता, कितना हाइट तक राइज होगा। सेम टाइप का सम लास्ट लेक्चर में किया था एमसीक्यू में, सेम टाइप का सम मैंने तभी आपको डिस्क्राइब किया था। कैपिलरी वाला जब सब आएगा तो मेरे सामने तो ये फॉर्मूला आने वाला है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला तो यही है। अब मुझे बता क्या किया उसने, सिर्फ उसने जो कैपिलरी है उसका रेडियस 1/3 कर दिया। पहले 20 mm में जा रहा था, पहले उसकी हाइट कितनी थी 20 mm तक थी, अभी रेडियस को 1/3 कर दिया। जैसे रेडियस को 1/3 कर दिया तो कौन से हाइट पे जाएगा, मतलब लिक्विड वही है, एंगल ऑफ कांटेक्ट विंटेक्ट वही बनते रहेंगे, डेंसिटी विंसिटी उसमें कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ h और r में खेल रहा है, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यही तो किया था ना लास्ट लेक्चर में, h इज मतलब रिपीट हो गया। देखो क्वेश्चन एमसीक्यू में और एक मार्क में सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको अभी अपने को क्या फाइंड करना है, h2/h1 इज इक्वल टू r1/r2। बच्चे समझा r1/r2 क्यों लिखा, इनवर्स है ना, तो h2r2, r2 नीचे गया, h1r1, तो व्हाट इज r1/r2 3। r1/r2 देखो, r1/r2 करोगे तो 3 मिलेगा, तो h2 इज 3 टाइम्स h1, तो 20 मिलीमीटर पे जा रहा था, अभी 60 mm पे जाएगा। तो रेडियस 1/3 होने के बाद वो 60 mm पे जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला न्यूमेरिकल बहुत इजी रहते, सिर्फ दिमाग लगाने को आना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और मेरे को ये फॉर्मूला लर्न था, ये फॉर्मूला लर्न था, ये तो मैंने पिछले टाइम पे मैंने डिस्कशन किया। मैंने पहले ही बोला इस सेगमेंट में से बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप पे थोड़े सम सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये भी काफी सिंपल है। अभी आपको समझ में आएगा कि कौन से सेगमेंट से हमें क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या रियलाइज किया कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी वाले, एंगल ऑफ कांटेक्ट वाले, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर सॉल्विंग सम्स, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आना ही है इसी चैप्टर में से, और इजी न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन से कुछ मैंने पहले ही बोला था लास्ट लेक्चर में कि आइडल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पूछी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पे, तो ये सारे क्वेश्चंस थ्योरी है जो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। वी विल गो फॉर सम नंबर 4, ओके। तो 4th सम सॉल्व करते हैं। तो टोटल मुझे लग रहा है 3 सम है इसमें, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम नंबर 4। कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। फिर से मुझे राइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा, देखो 3rd टाइम।
इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पहला लिख दिया फॉर्मूला, क्योंकि जैसे राइज इन कैपिलरी पूछा ना, मतलब मैं पहले फॉर्मूला मेरा रेडी करके रखूंगा, भाई ये फॉर्मूला है, इसमें सब सॉल्व होने वाला है। ओके, तो बोल रहे कि कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी फाइंड करना है, रेडियस दिया हुआ है 0.1 mm। व्हेन आई से 0.1 mm, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों? मीटर में। सो फॉर दैट 0.1 into 10 raised to minus 3 मीटर, इसको आप सिंपली 10 raised to minus 4 मीटर लिख दो, बराबर कि नहीं? दैट इज द वैल्यू ऑफ आर। देन इट इज इमर्स्ड इन अ वाटर, और उसका सरफेस टेंशन दिया है 7 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चा सरफेस टेंशन कितना दिया है? 7 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर, ये दे दिया है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज 0, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दिया हुआ है। डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अरे सारे वैल्यूज दे दिए, करना क्या है? सब्स्टिट्यूट वाले और गेट द आंसर। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब मुझे बताओ, डाउट अभी कुछ आने का मतलब ऐसा कुछ चांस ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सम है और ये तीसरा सम है, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ऑप्शन में नहीं डालना है राइज ऑफ कैपिलरी क्वेश्चन। फॉर्मूला लर्न रहेगा, सारे वैल्यूज में सामने से दिए, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं, सारे वैल्यूज डायरेक्टली दे दिए। अपने को सिर्फ वैल्यू क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर लेके आना है। ठीक है, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे फटाफट। h is equal to 2, t का वैल्यू 7 into 10 raised to minus 2, cos 0 is 1 है ना, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, r 10 raised to minus 4 है, डेंसिटी 10 raised to 3 है, 1000 मतलब 10 raised to 3। ओके, और g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8, उसने बोला 9.8 ले लो तो ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो गया 10 raised to minus 1, तो 14 अपॉन 10 raised to minus 1, एक काम करते 14 अपॉन 9.8, ओके, इनटू ये 10 raised to minus 2 है, और ये 10 raised to minus 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना, -4 + 3, -4 + 3 इज व्हाट? -1, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 9.8 को चाहिए तो आप 98 अपॉन 10 लिख दो, तो इधर 10 ऊपर जाएगा तो +1 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चला गया। अभी 14 अपॉन 98 है, 14 1 जा 14 7 जा, तो भाई कोपरे में जाओ, डिवाइड कर दे बेटो, आराम से आप कर सकते हो। 0.7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 3 2, 7 7 जा, नहीं 7 2 जा, सॉरी 7 2 जा 14, ओके 14 और फिर 6 8 जा, तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, एंड दैट टू इन मीटर। ओके, इतना राइट होगा, चेक करते हैं आंसर राइट है क्या? 0.14, यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, देखो विदाउट लॉग कर दिया, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि शायद लॉग लगेगा, पर विदाउट लॉग सॉल्व हो गया। ठीक है, तो थोड़ा कभी कभी आराम से सॉल्व करोगे चीजें मैचअप हो जाती है और विदाउट लॉग हो जाता है। A raindrop of radius 0.3, अरे यार इधर ही समझ गया मैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला सम रहेगा या फिर स्ट्रोक्स लॉ वाला सम रहेगा। रेनड्रॉप का रेडियस दिया है 0.3 mm and it is falling through air with a terminal velocity of 1 meter per second. The viscosity in air, eta, viscosity in air is 18 into 10 raised to minus 6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, सारे वैल्यूज दिए, बोलते हैं बच्चा बोलता है कि भाई फोर्स कितना लग रहा है फाइंड कर। ओके, चलो इसको लिख देते 3 into 10 raised to minus 4 मीटर। ओके बच्चों, विस्कस फोर्स के दो ही फॉर्मूले मैं आपको अभी टेक्निक दे रहा हूं, याद रखो, एकदम अच्छे से याद रखो। F is equal to eta a dv by dx, इसको 2-3 बार इसके ऊपर की समों पे अपने सॉल्व किया, और दूसरा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 pi eta r। ये न्यूटन्स लॉ है, ये स्ट्रोक्स लॉ है, ये न्यूटन्स लॉ है, ये स्ट्रोक्स लॉ है। कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे, बस इतना समझना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे। एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स, 2 लेयर मूव हो रहे, लेयर तो ये फॉर्मूला लगा रहा है। और किसी भी मीडियम में अगर एक बॉडी गिर रही है तो मीडियम उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगा रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने एक ग्लिसरीन ले लिया और ग्लिसरीन में मैंने एक
छोटा सा एक स्टील का बॉल छोड़ दिया, तो स्टील का बॉल इस ग्लिसरीन में नीचे गिर रहा है, तो ग्लिसरीन क्या है, मीडियम है, स्टील का बॉल क्या है, बॉडी है। तो एक कोई भी बॉडी, एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक मीडियम में गिर रहा है तब उसके ऊपर ये वाला फोर्स लगेगा, F is equal to 6 pi eta RV। क्लियर रखो, मतलब जस्ट ऐसे ही शॉर्टकट दे रहा हूं तुम लोग को, मतलब याद रखो भाई, ये भी विस्कस फोर्स है, ये भी विस्कस फोर्स है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज होएगा, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। तो F is equal to eta A dv by dx कब लगाओगे, जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाता है। और F is equal to 6 pi eta RV ये कब लगाओगे, जब एक मीडियम में एक बॉडी गिर रही है। तो भाई हो गया, एक मीडियम में गिर रहा है, ये रेन ड्रॉप है, और रेन का ड्रॉप एक मीडियम में गिर रहा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, 6 pi eta RV। तो 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा कितना है 18 into 10 raised to -6, रेडियस कितना है 3 into 10 raised to -4, और v की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके, अभी मुझे लग रहा है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, आप आराम से हाथ से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करना, आंसर आएगा 1.017 into 10 raised to -7 न्यूटन। ये आ रहा है कि नहीं चेक करो एक बार। और बच्चों ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, बाकी सारी चीजें एज इट इज दी हुई है। इजी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सोप बबल वाला है। मैंने पहले ही बोला था सोप बबल और ड्रॉपलेट्स वाले सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ड्रॉपलेट्स, सोप बबल, कैपिलरी, है ना, और ये विस्कोसिटी वाले, बस इसमें से आपको खेलना है। ये 4 टाइप आपने उठा लिया ना, आपका इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। तो ये बबल वाला सम है, चेक करो। 2 bubbles have the radius in the ratio 2:3। हमें उनका वर्क डन को कंपेयर करना है। सिंपल है ना यार, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो हमने फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, दिस इज सम नंबर 6। वर्क डन का फॉर्मूला T into DA। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो ये देखना बहुत जरूरी है, थ्योरी। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला T, W लिख दूं मैं, अभी W लिख देता हूं, है ना, टेंशन नहीं चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला T into 8 pi r², क्योंकि सोप बबल है तो 2 इंटरफेस रहेगा, तो 2 into 4 pi r² मतलब 8 pi r²। याद रखो, सोप सॉल्यूशन, सोप बबल में 8 आता है, लिक्विड ड्रॉप में 4 आता है। अब ये बहुत डिटेलिंग है। ओके, ये सब चीजें सरफेस टेंशन का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, अब मेरे पोर्टल पे जाके चेक करो बिंदास, उसमें आपको सब समझ में आएगा, उधर सारे वीडियोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू T into 8 pi r²। तो चलो फिर T का वैल्यू कितना दिया है, नहीं रेशियो पूछा है, वेरी सॉरी यार। तो वर्क डन का रेशियो पूछा है, तो W1/W2 is equal to R1/R2 the whole square। तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ उसने 2:3, तो 2:3 the whole square। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/9 आएगा। सिंपल है कि नहीं, वर्क डन का रेशियो पूछे दोनों बबल का, आंसर कितना है 4/9। सो ऐसे लॉटरी क्वेश्चन है, बबल वाले सम, कैपिलरी वाले सम्स, है ना, सब इजी क्वेश्चन से आ रहे हैं। अभी 3 मार्क के क्वेश्चंस बाकी है, 2 ही क्वेश्चन से मेरे ख्याल से याद है, टोटल 3 क्वेश्चंस। विल डू इट दैट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और आई होप आपको 1 मार्क 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें हमने काफी सारे कवर अप कर लिए, आपको समझ में आ गया रहेगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उठाओ। नेक्स्ट लेक्चर विल बी माय लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, वेयर आई विल डिस्कस 3 मार्क्स क्वेश्चन और थोड़ा जोन समझ लेते हैं कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन बैंक में। थैंक यू वेरी मच।